इंदु के माँ बाप के चेहरे पर गहरा संतोष था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। इंदु और आकाश ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। इसके बाद वे सुंदर सपनों के दरिया में डूबते चले गए। इंदु के पिता सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने अपने दोस्त के बेटे आकाश से, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था, इंदु का रिश्ता तय कर दिया। सगाई के साथ उन दोनों के रिश्ते को एक सामाजिक बंधन मिल चुका था। कंपनी के काम से आकाश को साल भर के लिए विदेश जाना था, इसलिए शादी की तारीख अगले हफ्ते ही निकाली गई। आज इंदु की शादी है। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। इंदु दो बहन और एक भाई थे। सुबह सुबह इंदु के ससुराल से आकाश के चचेरे भाई अनुज आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। इंदु के पिता ने गेट खोलकर देखा तो उन्होंने सुनीता जी को आवाज लगाते हुए कहा, देखो, इंदु के ससुराल से आए हैं, कुछ सामान लेकर, जल्दी आओ। सुनीता जी भागकर दरवाजे पर आती हैं और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहती हैं। नहीं नहीं आंटी, अंदर मत बुलाएं, समय बिल्कुल भी नहीं है और काम बहुत ज़्यादा है। मैं ये लहंगा लेकर आया था। चाची जी ने कहा है कि विदाई इसी लहंगे से ही होगी। ये लहंगा आप ले लीजिए और मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। ऐसा बोलकर अनुज चला गया। सुनीता जी लहंगे का जोड़ा इंदु को दिखाने के लिए गई और उसे दिखाते दिखाते बोली, इंदु बेटा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। जी माँ, कहते हुए इंदु थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ गई। समय बहुत तेजी से भाग रहा था। थोड़ी देर के बाद पापा ने कहा, गाड़ियाँ आ गई हैं, गेस्ट हाउस चलने की तैयारी करो। हम सभी लोग गेस्ट हाउस पहुँच गए। शाम को इंदु तैयार होने के लिए गेस्ट हाउस से पार्लर चली गई। लगभग 1 घंटे के बाद बारात भी आ गई। सभी लड़कियां बारात देखने के लिए बाहर चली गई थी। इंदु की सहेली बारात देखकर आती है और कहती है, आकाश दूल्हा बना हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है। इंदु को अपनी किस्मत पर आज बहुत ही नाज हो रहा था। थोड़ी देर के बाद आकाश की माँ की आवाज़ हॉल में सुनाई पड़ती है, जल्दी कीजिए आप लोग, जयमाल की रस्म शुरू करवाइए। विदाई का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे तक का ही है, उससे 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए। सभी लोग आकाश की माँ को ठकुराइन कहकर बुलाते थे। सीधे पल्ले की साड़ी, हाथ भरकर चूड़ियाँ, गोरा रंग, रोवीली आवाज़, एकदम कोकिला मोदी, पूरे के पूरे माल के जैसे तेवर थे। पूरा माहौल बहुत ही खुशनुमा था। इसी बीच जयमाला शुरू हो जाती है और जयमाला का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त पर ही हो जाता है। कुछ देर के बाद माँ पीली साड़ी लेकर आती है और उसे इंदु को पहनने के लिए देती है। इंदु बेटी, जल्दी कपड़े बदल के आओ, तुम्हारी सास का हुक्म है। उनका कहना है सब कुछ शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही होना चाहिए। उसकी माँ उसे मंडप में लेकर आती है। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। शादी की रस्में चल ही रही थी कि तभी आकाश की माँ की बुलंद आवाज़ सुनाई दी, पंडित जी थोड़ा जल्दी कीजिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। थोड़े समय के बाद ही सही समय पर शादी भी संपन्न हो गई। ठीक 6 बजे इंदु की विदाई भी हो गई। इंदु की सास ने उसके पापा से कहा, भाई साहब उदास मत होइए, जब भी आपको इंदु की याद आए आप उसे मिलने आ जाइएगा। जैसे दिया मेरी बेटी है, वैसे ही इंदु अब मेरी बेटी है। आप चौथी की तारीख निकलवा कर हमें बता दीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। घर के सभी लोगों को इंदु के जाने का बहुत दुख था, लेकिन इस बात की उन्हें खुशी भी थी कि इंदु को इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। ससुराल 50 किलोमीटर होने के कारण वो लोग 1 घंटे में पहुंच गए। बहू के स्वागत के लिए पहले से ही वहां पर बाजे बज रहे थे। मोहल्ले की सारी औरतें बहू को देखने की कोशिश कर रही थी। आकाश की दादी ने इंदु की आरती उतारी और उसे अंदर आने के लिए कहा। अंदर का नज़ारा देखने लायक था। इंदु को जमीन पर पैर नहीं रखने दिए गए। बाहर से कमरे तक पूरे रास्ते में फूल ही फूल थे। उन्हीं फूलों पर पैर रखकर इंदु कमरे तक पहुंची। अपने कमरे की सजावट देखकर वो हैरान ही रह गई। थोड़ी देर के बाद इंदु की सास कमरे में आई और बोली, बहू अब ये घर तुम्हारा है और इस घर की इज्जत का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा तुम नहाकर आराम कर लो, फिर दोपहर से कुछ रस्में शुरू हो जाएंगी। तुम्हें आराम करने का मौका नहीं मिलेगा और फिर कल रात को रिसेप्शन भी है। तुम्हारा लहंगा सिलकर आ गया है। अभी आकाश तुमको रिसेप्शन में पहनने वाला लहंगा देकर जाएगा। तब तक मैं चाय भिजवाती हूँ। थोड़ी देर के बाद आकाश लहंगा और चाय लेकर खुद ही आता है। आकाश को देखकर इंदु अपनी हथेली से आंखें बंद कर लेती है। आकाश ने उसके हाथों को अपने हाथ से हटाया और उसकी आंखों को चूम लिया। वो प्यार से उसके एकदम करीब जाता है
जहाँ से दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आकाश कहता है, ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती, पर क्या करूं, माँ का हुक्म है। कल कुलदेवी की पूजा के बाद ही हम एक दूसरे के हो सकते हैं। इंदु आकाश के सीने से चिपक जाती है कि तभी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। आकाश बोला, मैं चलता हूँ, बहुत काम है। अभी सभी रिश्तेदारों को खाने पीने की व्यवस्था करवानी है। अच्छा, कल रात में मिलते हैं। आकाश आंख मारते हुए निकल गया। इंदु फोन लगाकर माँ से बात करती है और ससुराल की सारी कहानी अपनी माँ को सुनाती है। अपनी बेटी की खुशियों को देखकर माँ की आंख से आंसू निकल आते हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करती है। इंदु नहाकर लौटी तो नाश्ता लेकर उसकी ननद दिया कमरे में बैठी होती है। भाभी, नाश्ता करके आप आराम कर लीजिए और दोपहर तक तैयार हो जाना। साड़ी कौन सी पहननी है ये माँ आपको बताएंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे भी अपने कपड़े तैयार करने हैं। भैया को भेज दूँ क्या? इंदु को चढ़ाते हुए दिया बाहर की तरफ निकल जाती है। ठकुराइन ये सामान कहाँ है, ठकुराइन वो सामान कहाँ है, ये आवाज़ पूरे बंगले में गूंज रही थी। इस हिसाब से समझ में आ रहा था कि इंदु की सास ने पूरे घर की बागडोर कितनी अच्छी तरह संभाल रखी है। दोपहर से रश्में शुरू हो जाती हैं। इधर ठकुराइन की आवाज़ शाम को बंगले में फिर से गूंजती है। अनुज, अभी तक सीमा क्यों नहीं आई? इतने लोगों का खाना बनाने में रात हो जाएगी। आकाश, सीमा को बुलाने के लिए किसी को भेजो। और जब तक सीमा नहीं आ जाती तब तक बड़ा वाला चूल्हा लॉन में लगे टेंट में लगाने की तैयारी करो। इंदु के ससुराल में शादी के दूसरे दिन कढ़ी का बनना शुभ माना जाता है। सीमा घर में खाना बनाने का काम करती है। घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन खाना बनाना सीमा का काम है। सासू माँ बड़बड़ाते हुए आती हैं और कहती हैं कि सीमा तो समय से आ जाती है, पर ना जाने आज क्या बात हो गई। मैं सीमा के अलावा किसी को भी किचन में नहीं जाने देती। मेरा किचन सीमा के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। दिया कहती है, माँ ढोलक कहाँ रखी है? ताई जी मंगा रही हैं। दूसरी मंजिल पर पहले कमरे में है, जाओ किसी को भेजकर मंगा लो। ताई जी बोली, शगुन का रुपया रखो और ढोलक को सिंदूर लगाओ और गाना शुरू किया जाए। हाँ हाँ दीदी, अभी आई। ताई जी ठकुराइन की जेठानी थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे ठकुराइन की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। आकाश, दिया को बोलो कि इंदु तैयार हो गई हो तो उसे नीचे ले आए। तभी सीमा भी आ जाती है। ठकुराइन सीमा को देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है, ये क्या है सीमा? तुम्हें पता है ना शादी ब्याह का घर है और तुम गायब हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम परिवार सहित यहीं रहो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो? तुम्हारी बेटी कहाँ है? उसे क्यों नहीं लाई? ठकुराइन, उसे बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर मालकिन थोड़ा नॉर्मल हो गई और बोली, अच्छा तुमने बताया क्यों नहीं? चलो ठीक है, किसी को भेजकर तुम्हारे बच्चे को बुला लेती हूँ। अब तुम जाओ खाना बनाने की तैयारी करो। ढोलक की थाप की आवाज़ गूंजने लगी। दिया इंदु के कमरे की तरफ तेज कदमों से पहुंची। भाभी चलिए, माँ नीचे बुला रही है। इंदु नीचे आती है तो उसको देखते ही सभी औरतों की आंखें खुली रह गईं। थोड़ी देर के लिए ताई के हाथ भी रुक गए। सन्नाटा छा गया था। इंदु चॉकलेटी रंग का लहंगा और श्रृंगार में अप्सरा लग रही थी। आकाश ने तिरछी निगाहों से उसे देखा और मुस्कुराया। इंदु भी हल्का सा मुस्कुराई। ठकुराइन ने इंदु की उंगली में अंगूठी पहनाकर मुंह दिखाई की रस्म की शुरुआत की। दादी ने खानदानी कंगन पहनाकर भाभी ठकुराइन के खिताब से नवाजा। ठकुराइन ताई जी बोली, जीजी आगे आप संभालिए, मैं खाने का इंतजाम देखती हूँ, और दिया तुम भाभी के साथ ही रहना। कहते हुए ठकुराइन लोन में लगे हुए टेंट की तरफ लंबे लंबे कदमों से जाने लगी। सीमा कहती है, खाने की तैयारी हो गई है ठकुराइन, बस आटा गूंद रहा है, मैं अभी रोटियां बनाना शुरू करती हूँ। हाँ ठीक है। गाने बजाने की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। ठकुराइन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। ढोलक की थाप पर दिया और उसकी सहेलियों का नाचना शुरू हो जाता है। कुछ समय के बाद कार्यक्रम खत्म होता है। सभी लोग इंदु को आशीर्वाद देते हैं। दादी अपने हाथों से लड्डू के डब्बे आने वाली महिलाओं को देती जा रही थी। सबके जाने के बाद ठकुराइन सीमा से कहती है कि रोटियां बनाना शुरू करो। आकाश और अनुज सबको खाना खिलाने का इंतजाम करने लगी। दिया इंदु से कहती है, भाभी आप कपड़े बाद में बदलिएगा, चलिए छत पर आपको घर की सजावट और लाइटिंग दिखाती हूँ। छत से तो और सुंदर दिखता है, अगर लाइटिंग देखेंगे तो आप देखती रह जाएंगी। छत से लॉन साफ दिखाई दे रहा था। सजावट देखकर इंदु के मुंह से बाहर निकल जाता है।
इंदु की निगाहें आकाश को ढूंढने में लग जाती हैं कि तभी देखा कि आकाश किसी के पास बैठकर बात कर रहा है। ठकुराइन के माथे पर बल था कि किसी की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। वो नौकरों से कहती हैं कि खाना परोसना शुरू करो। सीमा, जितनी रोटियां बन गई हैं उतनी भिजवाओ, जरा जल्दी करो। फिर वो सबको खाना खाने के लिए बुलाने चली जाती है। तभी सीमा की साड़ी का आंचल चूल्हे से निकलती हुई लौ में आग पकड़ लेता है। मालकिन जोर से चिल्लाती है, सीमा तुम्हारी साड़ी जल रही है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इतनी देर में अनुज और आकाश बहुत तेजी से उठकर भागते हैं। साड़ी की जलन सीमा को महसूस होने लगी थी। वो अपने आप को बचाने की कोशिश में इधर उधर भागने लगती है। आकाश तेजी से लपककर सीमा की साड़ी खींचकर फेंकता है और साड़ी टेंट से चिपक कर गिरती है और टेंट में आग पकड़ लेती है। आग की लपट से टेंट में लगी हुई झालरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पूरी हवेली में अंधेरा हो जाता है। दिया इंदु को छत पर छोड़कर दौड़ती हुई लॉन में आती है। ये नज़ारा देखकर इंदु के माथे पर सलवटें पड़ जाती हैं। किसी तरह अंधेरे में टटोलते हुए छत से नीचे आने की कोशिश करती है। टेंट में आग पकड़ते ही लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। आकाश अपनी माँ की तरफ भागता है। उसे अपनी माँ के साथ किसी अनहोनी की आशंका होती है कि तभी किसी चीज़ से उसका पैर टकरा जाता है और वो सर के बल गिर पड़ता है। दर्द से उसकी चीख निकलती है और माँ कहकर पुकारता है। जलते हुए टेंट की रोशनी में आकाश गिरते हुए दिखाई देता है। ठकुराइन आकाश की तरफ भागती है और बाकी लोग आग बुझाने में लगे होते हैं। दमकल पुलिस आती है और जल्दी से सब कुछ कवर कर लिया गया, मगर आकाश बुरी तरह से झुलस चुका था। आनन फानन में आकाश को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ठकुराइन डॉक्टर डॉक्टर कहकर अपना सर पीटने लगी। सभी रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में थे। आकाश का इलाज चल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और खामोशी ही खामोशी फैली थी। बोलने को अब कुछ भी नहीं बचा था। इंदु जड़वत सी ये नज़ारा देखती ही रही। ऐसा लगता था कि इंदु की आत्मा बाहर निकल गई हो, केवल शरीर का ढांचा खड़ा है। उसे जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। चारों तरफ के लोग उसे घूर रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे कि दुल्हन मनहूस है। आते ही घर में इतना बड़ा कांड हो गया। उधर इंदु के मायके में फ़ोन की घंटी बजती है। इतनी रात में किसका फ़ोन हो सकता है? सुबह खरीदारी करने जाना है और रिसेप्शन में भी जाना है। मेहमानों का खाना पीना भी देखना है। ऊपर से इतनी रात में किसका फ़ोन हो सकता है? नींद खराब करके रखती। सुनीता जी रिसीवर उठाकर हेलो कहती है। उधर से कुछ आवाज़ आती है, जिसको सुनकर इंदु की माँ रिसीवर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाती है और मुंह से निकलता है, ये क्या हुआ? लगभग 1 घंटे के बाद इंदु की माँ और पापा उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। वो अभी भी जड़ से खड़ी थी। थोड़ी ही देर के बाद ताई जी हॉस्पिटल से लौट कर आती हैं। उनकी तेवरियाँ चढ़ जाती हैं और वो अपना आपा पूर्णतः खो देती हैं और ज़ोर से चिल्लाती हैं, कहाँ है ये इंदु? लेकर आओ उसे मेरे पास। सुनीता जी अपनी बेटी के पास थी। उन्होंने ताई जी से पूछा, बहन जी कैसी है हालत दामाद जी की? ताई जी गरज कर बोली, आपकी बेटी के पैर अपशकुनी हैं। अब इंदु यहाँ नहीं रह सकती। ले जाइए अपनी बेटी को। आज से नहीं ये हमारे घर की बहू। सुनीता जी के लिए ये सब देखना बहुत ही दुखद था, लेकिन वो चुप रही क्योंकि शायद इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं था। दादी ने ताई जी को रोका और आकाश का हाल बताने के लिए कहा। तभी अचानक कुछ औरतों ने इंदु के ऊपर बाल्टी से पानी डाल दिया। इंदु की मांग का सिंदूर पानी के साथ बह चला। पीले रंग का सिंदूर जो उसकी मांग में सूरज की लालिमा की तरह चमक रहा था, अब पूरे चेहरे पर फैल चुका था। इंदु के लिए ये सब सहन करना जैसे पहाड़ हो गया था। वो अपनी माँ के गले लगकर बिलख पड़ी थी। पल भर में उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। इंदु आसमान की तरफ देखती बोलती जा रही थी, हे प्रभु, मेरी किस गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है आपने? मुझे इतनी खुशियाँ दी थी कि मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ, लेकिन पल भर में आपने ये क्या से क्या कर दिया। आज अगर आकाश जी को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। इंदु अपना सर पटक कर रोने लगी थी। सुनीता जी अपनी बेटी को संभालने में लगी थी। तभी ताई जी इंदु का हाथ पकड़कर घसीटते हुए गेट की तरफ जाने लगी। इंदु के पापा सुनीता जी को यहाँ छोड़कर हॉस्पिटल चले गए थे, इसलिए सुनीता जी और दादी ताई जी को रोकने का प्रयास कर रहे थे कि तभी ठकुराइन की आवाज़ दहाड़ती है, ये क्या हो रहा है? वो हॉस्पिटल से घर आई हुई थी और ये नज़ारा देखकर वो स्तब्ध रह गई थी। ताई जी ने कहा, मोहिनी
ये हमारे घर की मनहूस है, अभी कल ही आई है और घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। ये अपशकुनी है, पता नहीं आगे और क्या करवाएगी। इसे घर में रखना ठीक नहीं है। आकाश का और इसका तलाक करा देते हैं। हम आकाश के लिए नई बहू लाएंगे जो इस घर को खुशियों से भर देगी। ठकुराइन ने कहा, जीजी मत भूलो, आपकी शादी के ठीक 1 हफ्ते बाद ससुर जी इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन आपको तो किसी ने मनहूस नहीं कहा। आपको शादी के 6 साल तक बच्चा नहीं हुआ, तब अम्मा जी ने तो आपको मायके भेज जेठ जी की दूसरी शादी नहीं सोची थी। एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही आप? और मेरी सुहागिन बहू का ये श्रृंगार और सिंदूर किसने धोया? किसकी इतनी हिम्मत हुई? ठकुराइन की दहाड़ से पूरी हवेली गूंज उठी थी। इंदु दौड़कर अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ी। ठकुराइन ने इंदु को उठाते हुए कहा, बहू अपने आंसू पोंछ लो, आकाश बिल्कुल ठीक है, बस कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में रहना होगा। बेटा उसके ऊपर बहुत बड़ा ग्रह था, लेकिन तुम्हारे भाग्य ने उसको मौत के मुंह से जाने से रोक लिया। हम सदा तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। सुनीता जी ठकुराइन का ये रूप देखकर गदगद हो गई थी। ताई जी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और वह इंदु से माफी मांगने लगी। पूरे 10 दिन के बाद आकाश अब डिस्चार्ज होकर घर आ रहा था। पूरी हवेली एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजाई गई थी। आकाश और इंदु आज चांदनी रात में एक होने जा रहे थे। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।